विजय दिवस पर पुतिन की ओर से जो बड़ा बयान दिया गया है उसे भी जान लीजिए। बड़ी खबर आपके सामने। पुतिन ने कहा, हमारी सामरिक ताकतें और सेनाएं हमेशा सतर्क, रूस वैश्विक टकराव को रोकने के लिए सब कुछ करेगा, हम खुद को खतरा नहीं होने देंगे। पुतिन की तरफ से इस मौके पर यह खास बात कही गई। विजय दिवस पर पुतिन का बड़ा बयान। पश्चिमी देश हर रोज नई नई जंग पैदा कर रहे हैं, दूसरे विश्व युद्ध का सच भुला दिया गया है, हमारे पुरखों ने यूरोप को आजाद करवाया, ये भी इस भाषण में पुतिन की ओर से कहा गया। तो विक्ट्री डे के इस खास मौके पर दुनिया भर को पुतिन का जो संदेश है उसे आपके लिए डिकोड कर देते हैं। 10 महत्वपूर्ण बातें पुतिन की भाषण की आपके सामने। पश्चिम देश हर रोज नई नई जंग पैदा कर रही है, बड़ी बात पुतिन ने अपने संबोधन में कही। हमारी सेना हमेशा सतर्क रहती है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। इस बात पर जोर दिया गया कि हम खुद पर खतरा पैदा नहीं होने देंगे। पुतिन की तरफ से भाषण में जो कहा गया, दूसरे विश्व युद्ध का सच भुला दिया गया है। जोरदार हमला पश्चिमी देशों पर भी बोला गया। इतिहास का उपहास पश्चिम की नीति का हिस्सा है, यह बड़ी बात भी पुतिन की ओर से कही गई। हमारे पुरखों ने यूरोप को आजाद करवाया, इसका जिक्र करना भी नहीं भूले पुतिन। इसके अलावा रूस वैश्विक टकराव को रोकने के लिए सब कुछ करेगा, जो भी हर संभव कदम है वो उठाया जाएगा। रूस किसी भी राज्य गठबंधन के दावों को खारिज करता है, यह बड़ी बात भी पुतिन के इस भाषण में थी। रूस इस वक्त कठिन दौर से गुजर रहा है, इस बात को एक्सेप्ट भी पुतिन ने किया है। देश का भविष्य हम सब पर निर्भर करता है, यानी एक मार्मिक अपील भी रूस की जनता से की गई है। हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय भारद्वाज सर हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे दो सहयोगी मनीष और सुमित को भी आप देख रहे हैं, तो एक एक कर इनका हम रुख करेंगे। सबसे पहले मनीष, पिछली बार भी विक्ट्री डे पे नोवो रशिया का जिक्र पुतिन की तरफ से किया गया था, आप वहां पर मौजूद थे, आपने खुद देखा था, लेकिन नोवो रशिया की बात करते हुए भी अपना पुराना दौर याद करना नहीं भूलते हैं कि किस तरीके से समृद्ध हुआ करता था सोवियत यूनियन। बात बात पर यह बताने की कोशिश और एक बार फिर से उन देशों को उस अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश विक्ट्री डे पर यह तमाम पावर शो के जरिए देखा भी गया। देखिए, कम से कम अगर आज के विक्ट्री डे परेड को अगर आप देखें तो ये लगता है कि पुतिन जिस रोड मैप पर आगे बढ़ना चाहते हैं उसी को दिखाने की ये कोशिश है। जहां तक नोवो रशिया का सवाल है, तो अब देखिए, पुतिन अकेले से राष्ट्राध्यक्ष है फिलहाल अभी दुनिया में, जो अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्रीमिया का विलय कराया, उसके बाद से 4 और यूक्रेन के प्रांत उनके पास हो गए, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खिर्सन और जपोरेजिया। अब खार्किव और ओडेसा पर कब्जे की बात आ रही है। लेकिन खतरा इससे बड़ा है, चुनौती इससे बड़ा है। जब पुतिन ये बात कहते हैं कि पश्चिम जो है रोज नई नई जंग लेकर आता है, तो वो जंग कौन सा है? वो जंग है ईरान का जंग, वो जंग है सीरिया का जंग, वो जंग है इजराइल और हमास की जंग, वो जंग है चीन और ताइवान की जंग। इस तरह के अलग अलग फ्रंट पर जो जंग चल रही है, इसीलिए पुतिन ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वैश्विक संघर्ष ना हो, लेकिन रूस की रक्षा के लिए रूस पर हम आंच नहीं आने देंगे। और ये कैसे संभव होगा? जब रूस अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों से लड़ेगा। इसीलिए पुतिन लगातार पश्चिमी देश को और अपने दुश्मनों को संदेश दे रहे हैं कि उस हालात पर मत आए, वो नौबत मत आने दें जिससे कि रूस बनाम पश्चिम की जंग शुरू हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो महाविध्वंस ही होगा। जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि परेड तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद ताकत दिखाना है, और इसीलिए विक्ट्री डे का अब तक हम देख रहे हैं जिस तरीके से वहां पर शक्ति प्रदर्शन होता आया है। विक्ट्री डे परेड के जरिए सैन्य ताकत की नुमाइश की जाती रही है और वो तस्वीरें आज भी नजर आई। न्यूक्लियर मिसाइल, फाइटर जेट्स, टैंक परेड में शामिल हुए। इसके अलावा आपको बता देते हैं, परेड में 9000 से ज्यादा जवान भी शामिल हुए जिन्हें रेड स्क्वायर पर देखा गया। इसके अलावा परेड में रूस के सभी बड़े हथियारों की नुमाइश भी की गई। जिस तरीके के हालात इस वक्त दुनिया भर में बने हुए, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश इसके जरिए की गई। दुनिया को रूस की ताकत दिखाने की पुतिन की जो कोशिश थी, उसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि ये जो मैसेज है वो कितने बड़े स्तर पर पहुंचा और कहां तक पहुंचा, क्योंकि पश्चिम को घेरने की कोशिश इस दौरान अपने संबोधन में की गई थी। मनीष, इसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि इस बात की टीस पुतिन को लगातार रही है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो तमाम मुल्क जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा होते थे, एक बार फिर से उस अम्ब्रेला के नीचे आए जिसे पुतिन यहां पर थामे खड़े नजर आ रहे। बिल्कुल, देखिए, पुतिन ने अपने संबोधन में उस इतिहास का हल्का सा जिक्र भी किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन की नज़र में या फिर रूस की नज़र में नाटो की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ 15 टुकड़े में बंट गया, और एक बार फिर वही नाटो का खतरा रूस के सामने है। रूस को लगता है कि जैसे सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो गए थे, कहीं रूस के भी 15 टुकड़े ना हो जाए, और इसीलिए नाटो से मुकाबला करना है।
नाटो आज की तारीख में उसके घर के दरवाजे पर है। वो यूक्रेन में मौजूद है, वो स्वीडन में, फिनलैंड में और बाल्टिक कंट्री में मौजूद है। तो फिर रूस के सामने विकल्प क्या है? इसीलिए रूस और खास करके पुतिन अपने लोगों को यह बताने की कोशिश में है कि रूस को अपनी रक्षा खुद करनी है, रूस को आंच नहीं आने देना है। और ऐसी स्थिति में उनकी कोशिश थी कि वैश्विक टकराव ना हो, नाटो से लड़ाई ना करनी पड़े, लेकिन रूस के अस्तित्व के लिए, रूस की रक्षा और संप्रभुता के लिए यह सब कुछ करना पड़ेगा। और पुतिन ने इस बात को बहुत तरीके से कहा, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप 3 भाषणों को कंपेयर करें, 2022 में जो बात उन्होंने कही, 2023 में कही, 2024 में ये एक अलग किस्म का रूस है, ये अलग किस्म के पुतिन बोल रहे हैं, जहां पर उनके मन में एक प्लान है। कहते हैं कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं समझ में आता, लेकिन उनकी भाषणों से अमेरिका और दुनिया के तमाम देश एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रेमलिन का अगला कदम क्या होगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, इस बीच जब हम बात कर रहे हैं शक्ति की, तो रूस ने विक्ट्री डे परेड से पहले वायुसेना को सुखोई 35S फाइटर जेट देकर सनसनी फैला दी है। ये घातक फाइटर जेट वॉर जोन में कहर बरपाने में माहिर है। यूक्रेन वॉर में सुखोई 35S गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा माना जा रहा है। और इसको लेकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर सुखोई 35S की वॉर जोन में एंट्री से दहशत। तो यूक्रेन जंग के बीच रूस का ये बड़ा कदम है। एक तरफ यूक्रेन को जल्द अमेरिकी फाइटर प्लेन F-16 मिलने वाला है, ये खबर भी हमने आपको बताई। दूसरी तरफ रूस ने वॉर जोन में सुखोई 35S उतार दिया है। अब देखना यह होगा कि जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। तो आसमान में जो एटमी टक्कर होगी उसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि ये देखिए, एक कंपैरिजन भी आपके लिए हमने तैयार किया है इन दोनों ही। अगर बात करें विमानों की, फाइटर जेट्स की, F-16 की बात करें तो 2414 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। और वहां इसकी रफ्तार की बात करें सुखोई 35S तो इसकी 2800 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, यानी ये भारी पड़ता हुआ यहां नजर आ रहा है। बात स्पीड की करें तो, रफ्तार की करें तो, F-16 की बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रेंज की। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, यहां हम रेंज की बात कर रहे हैं तो ये है 4220 किलोमीटर। और इधर आ जाइए तो इसकी रेंज है 3600 किलोमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन आपके लिए तैयार किया है क्योंकि जल्द आसमान में इनकी टक्कर देखने को मिल सकती है। 35 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है अगर इसकी रडार की बात करें F-16 की, तो वहीं सुखोई 35S 30 लक्ष्यों को यहां पर टारगेट कर सकता है सीधे तौर पर। ये कितने सक्षम है ये समझिए। पेलोड की बात करें तो 7 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम F-16 है, तो वही 8 टन इसकी क्षमता है, सुखोई 35S की क्षमता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए जानकारी, कितनी ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है F-16, तो 15,235 की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर, और इधर 18,288 मीटर की ऊंचाई पर सुखोई 35S उड़ान भर सकता है। तो ये दोनों का ही कंपैरिजन आपके सामने हमने रख दिया। अब आपको रूसी एयर स्पेस से आई तस्वीर भी दिखाते हैं जिसमें 2 शक्तिशाली फाइटर जेट्स आमने सामने हैं। अमेरिकी रिटायर फाइटर जेट्स USA FSR 71 ब्लैकबर्ड को रूसी फाइटर सुखोई 27S ने पीछा कर अपने एयर स्पेस से बाहर खदेड़ा। रूस को शक था कि अमेरिका ब्लैकबर्ड फाइटर जेट से जासूसी कर रहा था और कैसे इसे खदेड़ा गया उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो इससे पहले हमने बताया सुमित, 2 फाइटर जेट्स की काबिलियत, उनकी जो कितने वो सक्षम है इसको लेकर जानकारी दर्शकों के सामने भी रखी। अब माना जा रहा है कि आसमान में इन दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है। सवाल यही रहेगा कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल, देखिए रूस ये जानता है कि F-16 आज नहीं तो कल यूक्रेन को मिल जाएगा, और ऐसा नहीं है कि रूस ने उसकी तैयारी नहीं कर रखी है। रूस ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानता है। रूस ने हालांकि इसको लेकर साफ लफ्जों में ये भी कहा है कि जिस देश ने दिया हम उसे अपने खिलाफ मानेंगे और हम उस पर जंग करेंगे। देखिए ये बिल्कुल तय है कि F-16 लगातार नाटो देशों के पास पहुंचेगा, उसके बाद आप अमेरिका भी कह चुका है। लेकिन रूस की तैयारियां कैसी है ये भी आप समझ लीजिए। रूस लगातार अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम भी कर रहा है। रूस ये कहता है कि हमारी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं और ज़्यादा सक्षम हो जाएगी। S-500 को लगातार तैनात कर दिया गया है, उसकी बैटरीज को कई जगहों पर। और ये इसलिए कर रहा है रूस क्योंकि रूस ये समझता है कि नाटो की बौखलाहट या नाटो की जो क्षमताएं हैं वो लगातार वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। वो आज नहीं तो कल यूक्रेन की सरजमी का इस्तेमाल करेंगे रूस पर अटैक करने के लिए। और रूस इन तैयारियों को पहले से भांपते हुए अब अपनी एडवांस वर्जन की जो आप कह सकते हैं कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस है उनको उस बेसिस पर तैयार भी कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये युद्ध और ज्यादा व्यापक हो सकता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें, रूस यूक्रेन जंग में नाटो की एंट्री होने जा रही है। यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजने के लिए तैयार हो गया है। नाटो देश लिथुआनिया ने यूक्रेन में सैनिक भेजने का ऐलान किया है। हालांकि लिथुआनिया कह रहा है कि उसके सैनिक यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग देने के लिए
यूक्रेन जाएंगे, लेकिन इस खबर से सनसनी फैल गई है। दहशत इस वक्त इस बात की है कि क्या नेटो की सीधी तौर पर इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध में देखी जाएगी। पुतिन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है कि अगर रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो की एंट्री होगी तो अंजाम बुरा होगा, और अब वही होने जा रहा है। नेटो देश लिथुआनिया ने यह ऐलान कर दिया है कि उसके सैनिक यूक्रेन जाएंगे। अगर यूक्रेन में लिथुआनिया के सैनिक पहुंचे तो जंग में नेटो की डायरेक्ट एंट्री मानी जाएगी। अब अमेरिका रूस को घेरने के लिए सबसे पहले नेटो में शामिल छोटे देशों का सहारा ले रहा है, यह समझना जरूरी है। नेटो रूस को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए पहले लिथुआनिया, स्वीडन, लातविया और हंगरी जैसे देशों को आगे कर रूस को घेरना चाहता है। माना यह भी जा रहा है कि इस बीच नेटो का प्लान है पहले छोटे देश आगे बढ़े, जब रूस इन देशों से उलझा रहेगा तब नेटो के बड़े देश रूस पर हमला करेंगे। संजय भारद्वाज सर, कैसे देखते हैं इस रणनीति को और इसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? मैं इस दौर की बात करूंगा। ये दौर जो है ना, अभी जो दौर आया है दो बातों को, जिसमें कोविड-19 और जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उससे एक दौर नया शुरू हुआ है कि अभी तक जो देश इकोनॉमिक अलायंसेस की बात करते थे, कोऑपरेशन की बात करते थे, अब वो मिलिट्री अलायंसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें खासकर जो नाटो का बात आया, नाटो के एक्सपेंशन की बात हुई, तो साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ क्वाड का जो निर्माण हुआ वो भी एक मिलिट्री अलायंस है। तो आप ये देखिए कि जो सिस्टम डिपेंडेंसीज की तरफ था, कोऑपरेशन की तरफ था, अब वो सेल्फ हेल्प सिस्टम की तरफ बढ़ गया, और उस सेल्फ हेल्प सिस्टम में मिलिट्री इश्यूज हैं, जिसको हम कहेंगे नियो लिबरल कंस्ट्रक्ट हो गया कि अब कंट्री अपने आप को चाहे सुरक्षा के माध्यम में या मिलिट्रीली अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, और उसके लिए मैक्सिमम आर्म्स एक्वायर करना चाहता है। लेकिन जो कमजोर कंट्री हैं वो अलायंसेज में घुसना चाहते हैं, जिसमें आपने लिथुआनिया की बात कही, आप स्वीडन की बात कर रहे हैं, पोलैंड की बात, ये स्मॉल कंट्री डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर ये कंट्रीज नाटो के साथ और नाटो के इशारों पे काम करते हैं तो निश्चित रूप से नाटो का अटैक होगा रशिया पे, और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि रशिया इसको डिटर करेगा, इसको रिटेलिएट करेगा, जो कि एक ठीक संदेश नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर पिछले कुछ वर्षों से, जब से यूक्रेन वॉर, तो लगभग 24 से 30% आर्म्स प्रोडक्शन का बढ़ोतरी हुआ है रशिया में भी और यूरोपियन कंट्रीज में भी। तो आर्म्स जो रेस बढ़ गया, न्यूक्लियराइजेशन की तरफ वर्ल्ड मूव कर रहा है, बेल्जियम हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ये सारे कंट्रीज न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छे संकेत दे नहीं रहे कि इस तरीके से आर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे किस डायरेक्शन में वर्ल्ड जा रहा है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक स्थिति जो आज का दौर है, ये थोड़ा ये कॉन्शियस रहने का जरूरत है। इसमें मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को भी रेस्ट्रेंट करना चाहिए, और इसको जो रशिया कंसर्न है कि जो फियर साइकोसिस रशिया के माइंड में डाल दिया गया, उनको नेटो के प्रेशर में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए सर, जिससे हालात और ज्यादा भयावह हो जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई। इस बीच यूक्रेनी सेना की नई रणनीति को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेनी सेना में शामिल होंगे कैदी, ये बड़ी खबर मिल रही है हमें। सैनिकों की कमी के बाद जेलेंस्की का ये बड़ा फैसला, न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब युद्ध में कैदी भी शामिल होंगे। तो सैनिकों की कमी के बाद जेलेंस्की की ओर से ये फैसला लिया गया। तो यूक्रेनी कैदी लड़ेंगे रूस से जंग। बता दें आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि यूक्रेन में अग्रिम मोर्चों पर जंग लड़ने वाले सैनिकों की कमी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। समस्या के समाधान के लिए कैदियों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। जानकारी है कि यूक्रेनी संसद में इसके लिए नया कानून भी पारित किया गया है। जेलों में बंद कैदियों को जंग लड़ने भेजा जाएगा, इस बात का फैसला किया गया है। 2 या 2 से ज्यादा हत्या करने वाले कैदियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा जानकारी आपके सामने, रूसी सेना भी अपने कैदियों को युद्ध के मैदान में भेजती है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है कि अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की कमी की वजह से यह फैसला लेना पड़ा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर जोन में रूस ने नॉर्थ कोरियाई मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस ने कोरियाई मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया है। लॉन्चिंग के दौरान हालांकि कई मिसाइलें हवा में फट गई, ये खबर भी सामने आ रही है, लेकिन यहां पर कोरियाई मिसाइलों के इस्तेमाल की ये बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेन में रूस द्वारा नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों के इस्तेमाल से
साउथ कोरिया से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी आपके सामने कि क्या रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई है, क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल तो किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को 50 KN-23 मिसाइलें दी हैं। जानकारी है कि खार्किव में किम जोंग की मिसाइलों से हमला किया गया। आधी से ज्यादा मिसाइलें हालांकि हवा में ही फट गई और जानकारी ये मिल रही है कि 10 से ज्यादा नॉर्थ कोरियाई मिसाइल रास्ता भटक गए। मनीष, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए जहां पर नॉर्थ कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ईरान के ड्रोन, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल, इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हाँ, यूक्रेन या पश्चिमी देश इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से देखते हैं, मसलन कि वो ये कह रहे हैं कि ये सारी मिसाइलें रास्ता भटक गई तो कहाँ चली गई, यूरोप चली गई, या फिर ये हवा में फट गई। दरअसल यही दिक्कत है यूक्रेन या नाटो देशों के साथ कि वो उस ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं। कभी वो रूस के हथियार को बेकार करते थे, कभी वो कहते थे कि रूस में दम नहीं है, रूस के पास हथियार नहीं है, अब कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल उस लायक नहीं है। असली बात यह है कि आप जंग में तभी जीतेंगे जब आप दुश्मन की वास्तविक क्षमता को समझेंगे, जो कि यूक्रेन या पश्चिमी देश नहीं कर पा रहे, जिसका परिणाम हुआ कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बुरी तरह से फेल हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि 2 साल बाद भी रूस के हथियार भंडार में से मिसाइल या गोले खत्म नहीं हुए। और उसी का परिणाम है कि आज आप नॉर्थ कोरिया के मिसाइल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने जो अपनी सैन्य क्षमता इतने दिनों में हासिल की है रूस और चीन की मदद से, यह अमेरिका के लिए और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनको सही से स्टडी करना चाहिए। और रूस यूक्रेन युद्ध दरअसल कुछ नहीं है, एक लैब है जहां पर नए नए हथियार का प्रयोग हो रहा है। आप देखते जाइए, कुछ नए और हथियार आपको अगले कुछ हफ्ते में। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि रूस यूक्रेन का युद्ध एक तरीके से टेस्टिंग लैब बना हुआ है नए हथियारों के इस्तेमाल के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए। रूस का यूक्रेन पर इस बीच बहुत बड़ा हवाई हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी पावर प्लांट पर रूसी हमले की खबर है। इस हफ्ते का ये सबसे ताकतवर अटैक माना जा रहा है। यूक्रेनी पावर प्लांट पर रूसी हमले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले के बाद किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर अब तक का ये सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है, जहां पर यूक्रेनी पावर प्लांट को निशाने पर लिया गया। रूस का यूक्रेन पर यह बड़ा हमला, बता दें आपको, पोल्टावा, इसके अलावा किरोवोग्राड, चेर्नोवोग्राड, लवोव को निशाना बनाया गया है। जानकारी यह है कि रूस ने मिसाइल ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा है कि 55 में से 39 मिसाइलों को मार गिराया गया है। इसके अलावा 21 में से 20 ड्रोन भी मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। बता दें आपको, लावोव में 2, चेर्वोनोग्राड में 1 थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया गया है। हमले में थर्मल पावर प्लांट को नुकसान भी पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुमित, ये किस तरीके से देखा जाना चाहिए जहां पावर प्लांट निशाने पर है और इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला भी कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, पावर प्लांट हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो या खासतौर पर आपके ऑयल डिपो हो, ये तो हमेशा निशाने पर रहे। इस जंग की शुरुआत से ही लगातार इन जगहों को निशाना बनाया। लेकिन अभी इस वॉर में दिख क्या रहा है? अभी वॉर में दिख रहा है कि देखिए, जिस तरीके से रूस ने अपने डोमेस्टिक इशूज़ को, अपने अलायंस को सॉर्ट आउट कर लिया है, अपनी सप्लाई चेन को बिल्कुल क्लियर करा है। जिस तरीके से मनीष भी बता रहे थे कि नॉर्थ कोरिया का आना, ईरान का आना या फिर दूसरे देशों का रूस के साथ पूरी तरीके से खड़ा हो जाना, तो ये निश्चित तौर पर रूस सेटल कर चुका है। अब दिक्कत है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन अब तक अभी भी लगातार उसी तरीके से हथियारों की सप्लाई, सामान, पैसा, ये सारी सामान मांग रहा है नाटो देशों से, लेकिन उसको उस लिहाज से मिल नहीं रहा है। और अभी यही वजह है कि अब यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी बौखलाहट या सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आके खड़ी है कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि वापस वो जा नहीं सकता। लगातार पूरा देश तबाह हो चुका है और ऐसे में यूक्रेन के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि लास्ट जो स्टेप है बैटल के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए, वो ऐसे आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो को लगातार टारगेट करते रहना जहां से उसका रिलेवेंस या उसकी एग्जिस्टेंस इस वॉर में बनी रहे। वरना लगातार यूक्रेन के अपने लोग वहां से छोड़कर भाग रहे हैं, उसके पास मैन बिहाइंड द मशीन यानी मैन ऑन ग्राउंड भी नहीं है। तो ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस समय वॉर फ्रंट पर लगातार अब उभरता जा रहा है। तो यूक्रेन के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है, अपना सर्वाइवल बचाए रखने की लड़ाई है, तो वहीं अपना प्रभुत्व बनाए रखने की लड़ाई रूस की तरफ से लड़ी जा रही है और इसका अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेलंगाना से अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। ये चुनाव पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी का है, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद वर्सेस वोट फॉर विकास का, ये चुनाव राहुल की चाइनीज गारंटी वर्सेस पीएम की भारतीय गारंटी का। भाई और बहनों, ये 2024 का जो चुनाव है
ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। और इस बीच आबादी रिपोर्ट पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस बताए किसका आरक्षण कम करेगी, ये बीजेपी ने सवाल पूछा है। धर्मांतरण घुसपैठ से भी बढ़ती है आबादी। तुष्टीकरण राजनीति से मुस्लिमों का नुकसान। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं। सर, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि हिंदुओं की जो आबादी है वो 7.5% से ज्यादा कम हुई है और वही मुस्लिमों की आबादी जो है लगभग 43% बढ़ी है। मुझे लगता है इसमें कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी जाके चेक कर सकता है कि 1951 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 9 कुछ प्रतिशत थी और हिंदू आबादी 88% थी। 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 14 कुछ प्रतिशत, लगभग 15% के आसपास है और हिंदू आबादी 79.79% है। तो ये सीधे 8% घटी और वो लगभग 1.5 गुने के आसपास बढ़ी है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है और ये तो औपचारिक डाटा है। मगर ये प्रश्न बहुत गंभीर खड़ा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी जो निरंतर कह रही है संख्या के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, तो निरंतर बढ़ती संख्या के आधार पर आप कितना आरक्षण बढ़ाएंगे? और जो वो कह रहे हैं देश का जो एक्सरे कराइए, तो उसमें वास्तविकता जानते क्या है? वो जिन जातियों की बात करते हैं, जाति की संख्या तो एक निश्चित गति से ही बढ़ती है, परंतु मजहबी संख्या धर्मांतरण से भी बढ़ती है और घुसपैठ से भी बढ़ती है। तो एक प्रकार से कांग्रेस इस बात को प्रेरित कर रही है कि आप अपनी जनसंख्या घुसपैठ और धर्मांतरण से भी बढ़ा लीजिए और उसके बाद हम आपको देंगे। तो मैं साफ उनसे पूछना चाहता हूं, बढ़ती जनसंख्या के आधार पे कितना बढ़ा के आरक्षण देंगे और किसका काट के देंगे? इसके पीछे आप कुछ ऑर्गेनाइज वे देखते हैं, कोई पैटर्न देखते हैं जो जनसंख्या बढ़ी है? पैटर्न तो बहुत स्पष्ट है, 60-70 सालों का पैटर्न है। एक तुष्टीकरण की राजनीति जिसने, मैं ये भी कहूंगा, देश का तो नुकसान किया, मुस्लिम समाज का भी नुकसान किया। यह भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस जमाने में मुस्लिम समाज पढ़ाई लिखाई में आगे था। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में 20% था, आज 2% नहीं रह गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि एक निश्चित पैटर्न है कि सिर्फ मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबकों को आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि इनको न मुसलमान से मतलब है, न ईमान से मतलब है, अपने सियासत की दुकान के सामान से मतलब है और सबसे बिकाऊ सामान कट्टरपंथी मुसलमान है।